Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about the transmutation by photon, जिसे हम फोटो डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को डिटेल में डिस्कस किया। हमने कहा कि एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाना न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे न्यूक्लियस हमें मिलता है वो रिएक्ट करने वाली न्यूक्लियस से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और हमने देखा कि जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है सम टाइम वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस होती है और सम टाइम्स वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो इसी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बेस पे हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को टू टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन एंड सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। हमने देखा कि जो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन थी उसमें हमने अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई खुद ब खुद स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा था। और जबकि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में जो हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है उस पर हम खुद कुछ पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाते हैं। वो प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, हीलियम पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, या बास टाइम वो फोटॉन भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं उससे हम न्यूक्लियाई पे कुछ पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवा के उसमें उसे अनस्टेबल बना रहे होते हैं ताकि वो क्या करे, वो टूट के हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे एक बिल्कुल डिफरेंट न्यूक्लियाई दे और साथ ही साथ अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को इमिट करे। और वो जो पार्टिकल्स इमिट करेगी वो भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन नेचर में पाया जाता है जबकि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मैन मेड होता है, इसे हम खुद करवा रहे होते हैं। तो हमने नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन की टाइप्स को भी डिस्कस किया जो हमारे पास थी अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की टाइप्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन्स, जिसे हम फोटो डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन में हम एटॉमिक न्यूक्लियस पर फोटोन को बम्बार्ड करवाते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, डेट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁸ सेकेंड। तो जब वो हमारे पास न्यूक्लियाई अपना लाइफ टाइम वहाँ कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आने लगती है। जब ग्राउंड स्टेट की तरफ आती है तो जितनी अमाउंट को उसने फोटोन अपने अंदर ऑब्जर्व किया होता है उतनी अमाउंट में वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है और साथ ही साथ अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को इमिट भी करेगी। और वो जो पार्टिकल्स हो सकते हैं वो हमारे पास न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात वो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं। तो जब दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन वो एक ही साथ अपने अंदर से निकाल देगी तो हम कह सकते हैं कि इसने अब अल्फा पार्टिकल्स को इमिट किया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन्स को, जिसको हम फोटो डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब इसे फोटो डिसइंटीग्रेशन क्यों कहते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, डिसइंटीग्रेशन मीन्स तोड़ना। तो यहाँ पे जो फोटो है ये स्टैंड करता है फोटोन के लिए। तो इसका मतलब फोटो डिसइंटीग्रेशन क्या होगा कि फोटॉन्स की मदद से कोई चीज़ टूट रही है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, फोटो डिसइंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे कि हम एटॉमिक न्यूक्लियस पे एक फोटोन को बम्बार्ड करवा देंगे और उसको बम्बार्ड करवाने के बाद वो जो हमारे पास न्यूक्लियाई होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल होने के बाद वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी और वो जब वो टूटेगी तो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को क्या करेगी, इमिट करेगी। तो इसीलिए इसे फोटो डिसइंटीग्रेशन कहते हैं कि हम फोटॉन्स की मदद से एक न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बना के उसको तोड़ रहे हैं। तो डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फोटो डिसइंटीग्रेशन। The disintegration of atomic nuclei by the bombardment with the high energy photons is called transmutation by photons और photo disintegration। तो हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन की डेफिनेशन क्या होगी कि हम किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई पे एक फोटोन को बम्बार्ड करवाएंगे और उसको बम्बार्ड करवाने की वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियाई टूटेगी और हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे एक बिल्कुल न्यू न्यूक्लियस मिलेगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन।
The incoming gamma ray or photon effectively knocks one or more neutrons, protons और an alpha particle out of the nucleus. अब इसका क्या मतलब, अब चूँकि हम गैमा रेज हमारे पास फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, फोटॉन्स आर मैसलेस, ठीक है, ये हमारे पास मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने इकट्ठा जिक्र कर दिया जी गैमा रेज का और फोटोन का, जबकि गैमा रेज भी तो फोटोन होती हैं, लेकिन फोटोन हमारे पास क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये बहुत ज़्यादा हमारे टाइप्स में ही हमारे पास डिवाइड होते हैं। फोटोन लाइट होती है, तो जो लाइट है उसको फ्रीक्वेंसी के बेस पे बहुत ज़्यादा आगे टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स भी हो सकते हैं, इंफ्रारेड लाइट हो सकती है, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक्स रेज, उसके बाद गैमा रेज। क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी के लिहाज से लाइट को 7 पार्ट्स में कन्वर्ट किया होता है, डिवाइड किया होता है। तो क्या होता है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गैमा रेज और फोटोन दोनों की, यानी कि वो इनकमिंग गैमा रेज भी हो सकती है या कोई और फोटोन भी हो सकता है, जैसे एक्स रेज हो सकती है, इंफ्रारेड लाइट हो सकती है, माइक्रोवेव्स हो सकते हैं, रेडियो वेव्स, ये सारे फोटोन हो सकते हैं। तो द इनकमिंग गैमा रेज ऑफ फोटोन इफेक्टिवली नॉक्स वन और मोर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो जब हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर गैमा रेज को फॉल करवाते हैं तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। हम वहाँ पे हमारी कोशिश ही वहाँ पे ये होती है कि हम वहाँ से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाहर निकाल लें। तो जैसे ही हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हम किसी भी चीज़ से न्यूक्लियस से बाहर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गैमा रेज की सूरत में उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होने के बाद वो टूटेगा और हमें आउटगोइंग पार्टिकल्स भी मिलेंगे। वो हमारे पास न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं और अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। It is usually endothermic in nature, having the threshold energies of the order of 10 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब जो ये हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन पे फोटोन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हमें पता है कि एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए खुद ब खुद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमने ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन देखी, तो हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी फोटोन यानी कि हाई एनर्जी वाला फोटोन खुद उस पर बम्बार्ड न्यूक्लियाई पे करवा रहे होते हैं, तो न्यूक्लियाई इसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है और ऑब्जॉर्व करने के बाद खुद अनस्टेबल होकर एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आती है तो क्या होती है, वो हमें डिफरेंट पार्टिकल्स इमिट करके देती है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमने क्या किया है, उसको अनस्टेबल बनाने के लिए खुद फोटोन बम्बार्ड करवाया, खुद एनर्जी दी है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस है जिसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसके अलावा जो ट्रांसम्यूटेशन में हमने फोटोन की मदद से करनी होती है, कम इज़ कम थ्रेश होल्ड एनर्जी, किसी भी रिएक्शन को यानी कि स्टार्ट करवाने के लिए फोटोन की मदद से स्टार्ट करवाने के लिए हमें जो फोटोन होगा वो कम से कम 10 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। मतलब ट्रांसम्यूटेशन अगर हम फोटोन की मदद से करना चाहते हैं तो जो हमारे पास फोटोन होगा उसकी कम से कम एनर्जी हमारे पास 10 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होनी चाहिए। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द न्यूक्लियाई। सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन का ये होता है कि जब हम किसी भी फोटोन को न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं तो हमें उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का अंदाज़ा हो जाता है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है, एक दूसरे के साथ कंबाइन रखती है। तो ये जो एनर्जी उन्हें जोड़े रखती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और जब भी हमें किसी न्यूक्लियाई को तोड़ना हो, उसके अंदर से एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालना हो, तो जितने अमाउंट के साथ वापस में जुड़े होते हैं ना, जितनी अमाउंट की एनर्जी के साथ जुड़े होते हैं, हमें उतनी ही अमाउंट की एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि फ़र्ज़ करें एक हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं। एक न्यूक्लियाई पे हम जो फोटोन है वो 17 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का बम्बार्ड करवा रहे हैं, और जो दूसरा है उस पर 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का फोटोन बम्बार्ड करवा रहे हैं। तो जो 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट वाला है, जब वो ब्रेकअप होगा, ठीक है, ऊपर से दूसरी साइड से 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी वाला फोटोन ब्रेकअप होगा, तो हम इसमें क्या डिफरेंस देख सकते हैं। जब हमने 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट वाला न्यूक्लियाई पे फोटोन बम्बार्ड करवाया है ना, तो इसका मतलब कि जब वो आपस में कंबाइन हुए थे ना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, तब वो 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी के साथ कंबाइन हुए थे, बहुत कम ही एनर्जी के साथ
वो आपस में कंबाइन हुए थे, उनकी स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से वो ईजिली 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन के साथ टूट गए। लेकिन दूसरे साइड पे जो 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन है वो ये साबित करेगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपस में बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बाइंड हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल थे। इसलिए इनको तोड़ने के लिए हमें 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी के बजाय हमें 17 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी देनी पड़ी है, तो तभी वो टूटे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फोटोन जितनी अमाउंट का फोटोन किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे तो उससे हमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हम कम एनर्जी का फोटोन बम्बार्ड करवा रहे हैं तो मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी भी कम है। लेकिन अगर कोई हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की फोटोन के साथ हमारे पास ब्रेकअप हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें उसको इतनी अमाउंट का फोटोन देना पड़ा है उसको तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम टाइप्स ऑफ ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन। सबसे पहला हमारा रिएक्शन जो है वो है गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शन। अब यहाँ पे गैमा पहले है, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन का एन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसको हम ये कहेंगे कि हम गैमा यानी कि गैमा रेज को न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करवा रहे हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट साइड पे हमें आउटगोइंग पार्टिकल मिलना है ना वो क्या होना है, वो न्यूट्रॉन होना है। हम अपनी न्यूक्लियस के ऊपर रिएक्टेंट साइड पे गैमा रेज को फॉल करवाएंगे, वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो क्या करेगा, अपने अंदर से न्यूट्रॉन को इमिट करेगा। तो यहाँ पे जो गैमा रेज है वो हमारा प्रोजेक्टाइल है, और जो हमारा यहाँ पे एन न्यूट्रॉन वो हमारा क्या है, वो आउटगोइंग पार्टिकल है। तो गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शन करवाने के लिए जो हमें फोटोन चाहिए होता है उसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास 17 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, वो फोटोन हमारे पास कैसे आएगा? द गैमा रेज ऑफ 17 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आर प्रोड्यूस व्हेन लिथियम इज बम्बार्ड विद द प्रोटॉन्स। ये वाला जो फोटोन होगा ना 17 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का, ये हमें कब मिलेगा, जब हम लिथियम पे बम्बार्ड करवाएंगे प्रोटॉन्स को। ये हम जो लिथियम पे प्रोटॉन को बम्बार्ड करवा रहे होते हैं, दरअसल इस रिएक्शन में हम अल्फा पार्टिकल्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब लिथियम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाता है और एक्साइटेड से फिर वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो वो अपने अंदर से एक फोटोन इमिट करता है, डेट इज़ 17 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। तो इसी फोटोन को हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शन को करवा सकते हैं। These rays are successfully used to produce photo disintegration of other nuclei such as gamma neutron reaction। और ये जो लिथियम पे प्रोटॉन के बम्बार्ड होती है और हमें जो अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं और जो 17 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन मिलता है, तो ये फोटोन किस काम हमारे आएगा, ये दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर फोटो डिसइंटीग्रेशन करवा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करते हैं, ड्यूट्रियम यानी न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के ऊपर हम गैमा रेज को फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो वो अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन इमिट करेगा। अब जब न्यूट्रॉन इमिट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके मैस नंबर में कमी आ रही है। पहले उसका मैस नंबर 2 था, जब एक न्यूट्रॉन इमिट होगा तो वो 1 बच जाएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और साथ ही एक न्यूट्रॉन हमें मिला है। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम, जिसका हमारे पास मैस नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 4 है। जब इस पर हम गैमा रेज को फॉल करवाते हैं तो वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट पे। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो फिर अपने अंदर से क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन को इमिट करेगा। अब जब न्यूट्रॉन को इमिट कर रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं ना आया, उसके सिर्फ मैस नंबर में फ़र्क आया, तो हमारे पास बन जाएगा बेरिलियम 8-4। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है फास्फोरस 3115। जब इस पर गैमा रेज को फॉल करवाएंगे, अब हमें पता है गैमा रेज चार्ज लेस होती हैं, ठीक है, और मैस लेस होती हैं, तो इनके फॉल करवाने से मैस नंबर और एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन क्या होता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आया तो उसने अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन को इमिट करवाया। जैसे न्यूट्रॉन को इमिट करवाया तो उसके मैस नंबर में एक ही कमी आ गई, लेकिन एटॉमिक नंबर वही रहा। तो क्या हुआ, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास
न्यूट्रॉन आउटगोइंग पार्टिकल मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन है गैमा प्रोटॉन रिएक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर गैमा रेज को फॉल करवाएंगे और जो प्रोडक्ट साइड पे हमें आउटगोइंग पार्टिकल मिलेगा वो हमें प्रोटॉन मिलेगा। अब गैमा प्रोटॉन रिएक्शन करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का फोटोन चाहिए होता है और वो फोटोन हमारे पास कितनी एनर्जी का होना चाहिए, वो 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी का हमारे पास होना चाहिए। These reaction require still higher energies and can be observed from the high energy photon from the betatron। तो ये जो इसके लिए हम फोटोन हासिल करते हैं वो हम बीटाट्रॉन से हासिल करते हैं। कैसे हासिल करते हैं, जो बीटाट्रॉन हमारे पास होता है वो एक एक्सेलरेटर होता है। बीटाट्रॉन इज एक्सेलरेटर in which we accelerate electron with high velocity, means we providing kinetic energy due to the potential difference। तो क्या करते हैं, जब हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो जितनी अमाउंट में हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी उतनी अमाउंट में वो हमें फोटोन इमिट करके देगा और तब वो जो हमें फोटोन इमिट करके देता है ना, तो उसकी एनर्जी हमारे पास होती है 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये वाला फोटोन हम जो बीटाट्रॉन में पैदा करते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं गैमा प्रोटॉन रिएक्शन के अंदर। तो ये हम कह सकते हैं द गैमा रेज इन्वॉल्व्स दीज रिएक्शंस हैव एनर्जीज अबाउट 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो हमारे पास इसके लिए फोटोन इस्तेमाल होगा उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। उसकी पहली एग्जांपल है एल्यूमिनियम 2713, जिसका मैस नंबर 27, एटॉमिक नंबर 13 है। उस पर हम गैमा रेस को फॉल करवाते हैं। जैसे फॉल करवाएंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो अपने अंदर से 2 प्रोटॉन को इमिट करेगा। जब 2 प्रोटॉन को इमिट करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके मैस नंबर में भी कमी आई है और उसके एटॉमिक नंबर में भी कमी आई है, क्योंकि जब 2 प्रोटॉन निकले हैं तो इसका मतलब उसके अंदर से ये क्या हुआ है, एक न्यूट्रॉन भी H11 है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर से एक प्रोटॉन निकला है। ठीक है, उसके मैस नंबर में भी कमी आई और एटॉमिक नंबर में भी। H11 मीन्स उसके अंदर से एक प्रोटॉन निकलेगा और उसके अंदर से सिर्फ एक प्रोटॉन ही निकलेगा। तो इसका मतलब उसका जो मैस नंबर है उसमें 2 की कमी आई है और जबकि एटॉमिक नंबर में भी 2 की कमी आई है, क्योंकि उसमें से हमने क्या निकाले हैं, 2 प्रोटॉन्स निकाले हैं। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है वो मैग्नीशियम 2512। जब उस पर हम गैमा रेज को फॉल करवाएंगे तो उसके अंदर से क्या करेंगे, हम वो मैग्नीशियम हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपने अंदर से एक प्रोटॉन को इमिट करेगा, तो उसके मैस नंबर में भी इफेक्ट आएगा और एटॉमिक नंबर में भी इफेक्ट आएगा। तो जो एटॉमिक नंबर 12 होता है वो मैग्नीशियम का होता है। अब जबकि हम एक प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड थी उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट न्यूक्लियाई मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, 11 होगा और 11 एटॉमिक नंबर हमारे पास सोडियम का होता है। थर्ड हमारे पास रिएक्शन है गैमा टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन। अब इसमें क्या है, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इस्तेमाल करेंगे। सेम वही फोटोन जिसकी एनर्जी 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी जो हमारे पास बीटाट्रॉन में प्रोड्यूस होगा जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाएंगे विद हाई वेलोसिटी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो जितनी अमाउंट ऑफ कि हमने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की होती है तो उतनी ही अमाउंट का वो हमें फोटोन इमिट करके देता है। तो वो जो फोटोन इमिट करके देता है उसकी एनर्जी होती है 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और उसी फोटोन का हम इस्तेमाल करते हैं गैमा टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हम अपने न्यूक्लियस के ऊपर गैमा रेज को फॉल करवाएंगे और जो हमें प्रोडक्ट साइड पे मिलेंगे ना वो 2 प्रोटॉन होंगे साथ एक न्यूट्रॉन होगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, दिस रिएक्शन रिक्वायर स्टिल हायर एनर्जीज एंड कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम हाई एनर्जी फोटोन फ्रॉम द बीटाट्रॉन। ये फोटोन भी हमें किससे हासिल होगा, बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने से हासिल होगा। The gamma rays involved in these reaction have energies about 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और जिस एनर्जी का फोटोन हमें यहाँ इस्तेमाल करना होगा उसकी भी एनर्जी कितनी होगी, 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की होगी। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फिर एल्यूमिनियम की 2713। जब उस पर हम गैमा रेज को फॉल करवाएंगे तो वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब चूँकि हम उसके अंदर से 2 प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो एक न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं
तो उसके मैथ नंबर में 3 की कमी आएगी, जबकि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। तो जब वो 13 से 11 उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो हमें पता है 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनी वो सोडियम है, साथ 2 प्रोटॉन हमें मिलेंगे और साथ एक न्यूट्रॉन। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी gamma 2p n रिएक्शंस की। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन्स की।